पिछले बार हम लोग सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत मंडल सिद्धांत का अध्ययन कर रहे थे और उसके कुछ पक्षों पर विचार किया। और जैसा कि मैंने बताया कि मंडल सिद्धांत वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्याख्या करता है। और जैसा कि भारतीय राजशास्त्र पर एक श्रेष्ठ ग्रंथ की रचना करने वाले प्रोफेसर अल्टेकर ने कहा कि मंडल सिद्धांत वस्तुतः शक्ति संतुलन के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, बैलेंस ऑफ पावर का प्रतिपादन करता है। क्योंकि प्राचीन काल में भी और आजकल भी एक राज्य के आसपास बहुत सारे राज्य होते हैं और इसलिए जो भी विजुगीष होता है वो उसके सामने एक चुनौती होती है कि इन तमाम आसपास के राज्यों का जो वृत्त या मंडल उसके आसपास है उसमें से किसको वो शत्रु माने, किसको वो मित्र माने, किसको वो तटस्थ माने। और इस दृष्टि से ही मंडल सिद्धांत की व्याख्या है। राज्यों के जो अंतर संबंध हैं, उनके जो इंटर रिलेशनशिप्स हैं, उनकी इसी दृष्टि से व्याख्या है। और इसलिए मंडल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन की अवधारणा का प्रतिपादन करता है। जैसे कि मैंने पिछली बार बताया कि एक विजुगीष के सम्मुख भाग में जो राज्य होते हैं, यानी सामने जो राज्य होते हैं, उनके साथ उसका संबंध किस प्रकार का होता है। उसके पृष्ठभाग में जो राज्य होते हैं उसमें उसके कौन शत्रु और कौन मित्र होते हैं। फिर जो सीमावर्ती राज्य होता है उसकी स्थिति क्या होती है, और फिर जो दूरस्थ राज्य हैं उनकी स्थिति क्या होती है। इन सब पक्षों पर हम लोगों ने पिछली बार विचार किया और उससे एक जो निष्कर्ष निकलता है कि मनु, कौटिल्य तथा अन्य राजशास्त्रकारों ने 12 मंडलों का प्रतिपादन किया है। यानी राज्यों के 12 मंडल इस प्रकार से बनते हैं। पहला मंडल तो 12 मंडल से मतलब ये है कि 4 मंडल बनते हैं और उन सभी में 3 राज्य, 3 मंडल बनते हैं और सभी में 4 राज्य सम्मिलित होते हैं। तो ये जो 12 मंडल बनते हैं वो मंडल क्या है। पहली बात तो है कि जो स्वतंत्र श्रेणी के मंडल हैं, यानी जो पहले प्रकार के जो मंडल बनते हैं 4 राज्यों के, उसमें विजुगीष, अरि, मध्यम और उदासीन, ये 4 राज्य सम्मिलित हैं जिनकी स्वतंत्र प्रकृति है। यानी किसी भी विजुगीष की स्थिति भी स्वतंत्र है, उसका कोई ना कोई शत्रु होगा, फिर एक मध्यम राज्य होगा और फिर एक उदासीन राज्य होगा। तो एक मंडल तो इनसे मिलके बनता है। दूसरा मंडल, उसमें भी 4 राज्य होते हैं। दूसरा मंडल जो है वो विजुगीष के मंडलों के मित्रों का मंडल है, यानी वो मित्र श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और इसमें 4 राज्य शामिल होते हैं, 2 सामने के और 2 पीछे के, जो कि उसके मित्र राज्य हैं, जिनको जैसा कि हम लोगों ने देखा, जिनको मित्र, आक्रंद और आक्रंदासार कहा जाता है। तो दूसरा मंडल इन 4 मित्र राज्यों का है जो कि विजुगीष के मित्र हैं और इसके अंतर्गत ये सम्मुख भाग में और पृष्ठ भाग में ये 4 मित्र राज्य आते हैं। और फिर तीसरा मंडल शत्रु राज्यों का है। उसमें भी 4 राज्यों का उल्लेख किया गया है। 2 सम्मुख अरि राज्य हैं और 2 पृष्ठभाग में स्थित अरि राज्य हैं। जो सम्मुख अरि राज्य हैं वे हैं अरिमित्र और अरिमित्र, और जो पृष्ठभाग में हैं वे हैं पार्श्वग्राह और पार्श्वग्राहासार। तो 4 राज्य ये हैं जो कि यानी अरियों से यानी शत्रुओं का एक ही मंडल बनता है। तो इस तरह से 3 मंडल बनते हैं और हर मंडल में 4 राज्य हैं।
तो इस तरह से ये 12 राज्यों का एक मंडल बना। कौटिल्य और कामंदक सभी ने 12 राजाओं के इस मंडल को राज प्रकृति कहा है। अब हर मंडल के राज्य या राजा के 5 जो राज तत्व और बचते हैं, जैसे कि अमात्य या जनपद या कोश या बल, ये जो 5 जो अन्य प्रकृतियाँ बचती हैं, तो हर इन सभी के 5-5 राज तत्व हैं। तो इस प्रकार से 12 राजमंडलों को अगर हम 5 से गुणा करें तो 60 प्रकृतियां बनती हैं, जिनको कि कौटिल्य ने दिव्य प्रकृति कहा है। यानी मंडल सिद्धांत 12 राज प्रकृतियों का उल्लेख करता है और 60 द्रव्य प्रकृतियों का उल्लेख करता है। इस प्रकार से मंडल में कुल मिलाकर 72 प्रकृतियां आती हैं और इसका उल्लेख सभी शास्त्रकारों ने किया है। तो ये मंडल सिद्धांत का पक्ष है। अब दूसरी बात यह है कि ये तो ठीक है कि किसी भी राज्य के कुछ शत्रु होंगे, कुछ मित्र होंगे, कुछ तटस्थ राज्य भी होंगे या कुछ मध्यम राज्य भी होंगे, लेकिन जैसा कि कौटिल्य और दूसरे राजशास्त्रकार भी कहते हैं कि राज्यों को यथाशक्ति अपने मित्रों की संख्या बढ़ानी चाहिए। उसके शत्रु ना हो या कम से कम हो, इसका प्रयास राज्यों को करना चाहिए। युद्ध की परिस्थितियां पैदा ना होने पाएं, इसका प्रयास राज्य को करना चाहिए, क्योंकि युद्ध में भूमि का, धन का और सैन्य शक्ति का नाश होता है। इसलिए युद्ध को भारत में कभी भी अच्छा नहीं माना गया, उसको एक आवश्यक बुराई यानी एक नेसेसरी इविल के तौर से ही देखा गया कि जब तक अपरिहार्य न हो तब तक राज्यों को युद्ध नहीं करने चाहिए। तो जो राज्यों के साथ जो संबंध हैं, उन संबंधों का संचालन किन उपायों से किया जाना चाहिए। दूसरा पक्ष ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन करने के विजुगीष को किन उपायों का सहारा लेकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन करना चाहिए। तो इसमें 4 उपाय बताए गए। साम यानी शांति पूर्ण नीति एक उपाय है, शांति का उपाय। दाम यानी उपहार वगैरह के द्वारा दूसरा उपाय किया जाता है। भेद यानी राज्यों में दूसरे राज्य में या अपने शत्रुओं में अविश्वास उत्पन्न करके उसको भेद नीति कहा गया, भेद का उपाय कहा गया। और दंड यानी युद्ध का उपाय। तो ये 4 उपाय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के बताए गए, जिसमें ये सभी आचार्यों ने कहा कि दंड का प्रयोग अंतिम उपाय होना चाहिए। युद्ध के लिए दंड शब्द का भी प्रयोग हुआ है, यानी हमें अपने शत्रुओं से यथासंभव युद्ध से बचना चाहिए जब तक कि युद्ध अपरिहार्य ना हो जाए। तो इसलिए दंड के उपाय का प्रयोग तो अंतिम अस्त्र है, अल्टीमेट वेपन है किसी राज्य के पास, क्योंकि युद्ध के बड़े भयावह परिणाम होते हैं पहली बात, और दूसरा युद्ध से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे कि नकारात्मक ये भी निश्चित नहीं होता। युद्ध हमारे पक्ष में जाएगा या हमारे विरुद्ध जाएगा ये भी निश्चित नहीं होता। तो इसलिए युद्ध से यथासंभव बचना चाहिए। इसलिए जो संबंधों का संचालन करने के जो मुख्य उपाय बताए गए वे साम दाम भेद हैं। यद्यपि कामंदक वगैरह ने कुछ 2-3 और उपायों की भी चर्चा की है, जैसे कि उन्होंने इंद्रजाल को, माया को, इनको भी उपाय कहा गया, बताया है, जो कि एक प्रकार से कूट युद्ध थे। लेकिन मुख्य रूप से जो राजशास्त्रकार हैं उन्होंने इन 4 उपायों का उल्लेख किया। साम से मतलब यह है कि हमें अपने शत्रु
या अपने से असंतुष्ट राजाओं से यथासंभव शांतिपूर्ण उपायों से संबंध बनाए रखने चाहिए। अगर कोई हमारा शत्रु देश है या कोई हमारा मित्र राजा भी है लेकिन किसी कारण हमसे असंतुष्ट है, नाराज है, तो यथासंभव दोनों के साथ हमें शांतिपूर्ण तरीकों से अपने संबंधों को सामान्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीकों से ये है कि उनको बुलाकर उनसे बातचीत की जाए, परस्पर उनकी प्रशंसा की जाए, उनसे अपने संबंधों की महत्ता को दोहराया जाए। तो इन सब उपायों के द्वारा हमें जो शत्रु राज्य है या जो हमारा मित्र राज्य भी है लेकिन किसी कारण हमसे नाराज़ चल रहा है, तो उसके साथ यथासंभव अपने मतभेदों का समाधान, अपने खराब रिश्तों का समाधान शांतिपूर्ण उपायों से करना चाहिए। मैत्रीपूर्ण संबंधों को उसमें महत्ता देनी चाहिए कि मित्रता बनी रहे, और इसलिए मित्रता को बनाए रखने के लिए जो कुछ अपेक्षित है, उनकी जो कुछ भी गलतफहमी है, उनकी जो कुछ भी नाराज़गी है, उसको दूर करने के लिए वार्तालाप का माध्यम और उनसे अपने अच्छे संबंधों के महत्व को रेखांकित करना, इस प्रकार से शांति के द्वारा अपने संबंधों का संचालन करना चाहिए। तो एक उपाय तो ये दाम है मतलब उपहार, भेंट या उपहार के द्वारा। वो उपहार द्रव्य के रूप में भी हो सकता है, धन के रूप में भी हो सकता है, भूमि के रूप में भी हो सकता है, सैनिक सहायता के रूप में भी हो सकता है। तो जो दूसरा उपाय है वो है दाम, यानी कुछ ले देकर, उनको दान देकर, उनको कोई भेंट देकर या उनसे कोई भेंट स्वीकार करके अपने संबंधों को सामान्य रखने की जो कला है उसको दाम कहा गया है। और उपहार अनेक प्रकार के हो सकते हैं, भेंट अनेक प्रकार की हो सकती हैं जिनका आदान प्रदान हो सकता है। उनके द्वारा भी अपने संबंधों को सशक्त करने का प्रयास करना चाहिए। भेद से मतलब ये है कि जो शत्रु राज्य है या कोई अपना मित्र राज्य ही है लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, ऐसी स्थिति में उसको कमज़ोर करने की जो कोशिश है आंतरिक रूप से, उसको भेद कहा गया। और भेद से मतलब यह है कि जैसे उस राज्य में राजा और उसके अमात्यों के बीच अविश्वास पैदा कर दिया जाए, इस प्रकार के कुछ तौर तरीके अपनाए जाएं। प्रजा में राजा के प्रति अविश्वास पैदा कर दिया जाए, नाराज़गी पैदा कर दी जाए, सेना और राजा के बीच कोई दूरी पैदा कर दी जाए, और इसके लिए आमतौर से गुप्तचरों का प्रयोग किया जाता था इस प्रकार के कार्य करने के लिए। तो ये जो भेद उत्पन्न करना, अविश्वास उत्पन्न करना अपने शत्रु राज्य में, जिससे कि उसकी शक्ति कमज़ोर हो, और इन उपायों के द्वारा अपनी शक्ति को बढ़ाने का कार्य करना, इसको भेद के अंतर्गत माना जाता है। तो इसलिए ये भी एक उपाय था विभिन्न देशों के साथ संबंधों को संचालित करने के लिए। इसके बाद फिर षाड्गुण्य की चर्चा है। षाड्गुण्य एक नीति है, यानी किस प्रकार से दूसरे देशों के साथ परिस्थिति के अनुसार कौन सी नीति अपनाई जाए। सभी आचार्यों का ये मानना है कि विदेशी संबंधों के संचालन में एक कोई कांस्टेंट पॉलिसी नहीं हो सकती, कोई एक ही नीति हमेशा काम करे ऐसा संभव नहीं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी चंचलता होती है, बड़ी अस्थिरता होती है, राज्यों के संबंध बनते बिगड़ते रहते हैं। जो आज शत्रु है वो कल मित्र बन सकता है, जो आज मित्र है वो कल शत्रु बन सकता है। इसलिए जो
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो बड़ी वॉलेटाइल होती है, अस्थिर होती है। इसलिए निरंतर हमें परिस्थितियों को परखते हुए कौन सी नीति कब आवश्यक है और किस राज्य के प्रति कौन सी नीति अपनाई जाए, इसका सतत और निरंतर मूल्यांकन करते रहना चाहिए अगर विजुगीष अपने को सुरक्षित और शक्तिशाली बनाए रखना चाहता है तो इसलिए समय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए 6 प्रकार की नीति अपनाई जा सकती है। इसको षाड्गुण्य कहा गया। षाड्गुण्य के अंतर्गत जो 6 चीज़ें आती हैं वो है संधि, दूसरा है विग्रह, तीसरा है यान, फिर आसन और संशय और द्वैधी भाव। ये 6 चीज़ें षाड्गुण्य के अंतर्गत आती हैं। संधि से मतलब ये है कि राज्य की किसी दूसरे राज्य के साथ हमारे शांतिपूर्ण संबंध हों और हम आदान प्रदान करते हुए उनके साथ अच्छे संबंधों को बनाए रखने की चेष्टा करें। कामंदक ने ये जो और अग्नि पुराण में भी 16 प्रकार की संधियों का उल्लेख किया है, यानी 16 प्रकार के आदान प्रदानों के द्वारा एक विजुगीष अन्य राज्यों के साथ अपने अच्छे संबंध बनाए रख सकता है। लेकिन जो 16 प्रकार हैं उनको हम 4 प्रकारों में संक्षिप्त कर सकते हैं। एक होता है दंड प्रणत, यानी सेना के एक भाग को किसी दूसरे राज्य को, पर राज्य को दे देना, या वो आपको अपनी सेना का एक भाग दे दे आपकी मदद करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए। इसको दंड प्रणत संधि कहा गया। सेना के आदान प्रदान से एक दूसरे के संकट में, एक दूसरे की विपरीत परिस्थितियों में एक दूसरे की मदद करना, उसके लिए संधि करना, सेना का आदान प्रदान करना, इसको दंड प्रणत संधि कहा गया है। सेनाओं का आदान प्रदान, सेनाओं को सौंपना कि अपनी सेना को अपने मित्र राज्य के यहाँ भेज दिया या उसकी सेना हमारे यहाँ आ गई हमारी मदद करने के लिए। तो ये एक प्रकार कामंदक ने ये दंड प्रणत संधि कहा इसको। दंड मतलब सेनाओं को। दूसरा है धन के द्वारा, धन का आदान प्रदान, कि हम उनकी धन से सहायता करें या वे हमारी धन से सहायता करें आवश्यकता पड़ने पर। इसको कोशोपनत संधि कहा गया है। कोश का आदान प्रदान आवश्यकता पड़ने पर। फिर है देशोपनत संधि। देशोपनत मतलब ये कि भूमि को सौंप कर अपने देश का कोई हिस्सा, कोई भाग दूसरे को दे देना अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए, या वो हमें दे दे अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए। तो इसको देशोपनत संधि, वो ये भूमि का आदान प्रदान। भूमि के आदान प्रदान के द्वारा मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाए रखना या उनको सुदृढ़ करना, मजबूत करना, इसको देशोपनत संधि कहा गया है। और फिर होता है संबंध जन्य संधि। संबंध जन्य ये है कि जैसे पुत्री का विवाह दूसरे राज्य के राजा के पुत्र से कर दिया, या उसने आपकी पुत्र से या पुत्री से कर दिया, तो वैवाहिक संबंधों की स्थापना के द्वारा जो संधि होती है और जिसको कामंदक कहते हैं कि वो एक बड़ा सुदृढ़ बंधन होता है संधि का, वैवाहिक संबंधों के आदान प्रदान का। तो ये सब उपाय जिनकी संख्या 16 बताई गई है, तो ये 16 प्रकार की संधियों के द्वारा पर राज्य से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। अगर मतभेद हों तो उनको इस प्रकार से सुलझाया जा सकता है। फिर विग्रह है। विग्रह का मतलब ये होता है कि दूसरे, अगर आप ये देख रहे हैं कि हम शक्तिशाली हैं लेकिन जो पर राज्य है
वो दुर्बल है और वो हमारे लिए समस्याएं उत्पन्न कर रहा है, तो उसकी दुर्बलता का लाभ उठाकर उसके साथ संघर्ष करना, इसको विग्रह कहा गया। संघर्ष की नीति अपनाना, इसको विग्रह कहा गया है कि परिस्थिति का लाभ उठाकर और अपने को शक्तिशाली पाकर हम दूसरे राज्य के लिए समस्याएं उत्पन्न कर दें, वहाँ संघर्ष पैदा कर दें, वहाँ पर युद्ध की स्थितियाँ पैदा कर दें, और इस प्रकार से उस राज्य को वश में करने का जब हम प्रयास करते हैं या नियंत्रण में लाने का प्रयास करते हैं, तो इसको विग्रह कहा गया। अब विग्रह के लिए ये है कि हम किसी पर राज्य पर अधिकार ही कर लें, उसको अपने नियंत्रण में ले लें। कोई पर राज्य है, हमने देखा कि वो दुर्बल है, ये मौका अच्छा है, वो हमारे लिए समस्या भी उत्पन्न करता है या नहीं भी करता है, तो क्योंकि मेरी महत्वाकांक्षा अपने राज्य का विस्तार करने की, जो कि विजुगीष की होती है, तो ऐसी स्थिति में हम उस अधिकार पर नियंत्रण भी कर सकते हैं, उस राज्य पर नियंत्रण भी कर सकते हैं, इसको भी विग्रह कहा जाएगा। या उनके किसी भाग को अपने राज्य में मिला लें, या उनके यहाँ लूटपाट कर लें, उनका धन छीन लें, उनके वाहन इत्यादि, उनकी सेना जैसे कि रथ हैं, सेना के जो रथ हैं या उनके जो अश्व हैं, उनको छीन लें। तो ये सब उपाय, ये सब तरीके अपनाए जाते हैं विग्रह के अंतर्गत, और इस प्रकार से राज्य अपनी शक्ति को बढ़ाने का और अपने शत्रु की शक्ति को क्षीण करने का या उसको नष्ट करने का प्रयास करता है। तो ये एक विग्रह है। यान का मतलब है कि आक्रमण की तैयारी, प्रिपेयर्डनेस फॉर अटैक। यानी आपने देखा कि जो पर राज्य है, विशेष तौर से अगर कोई शत्रु राज्य है, आपके प्रति शत्रुता कर रहा है, आपके लिए समस्याएं खड़ी कर रहा है, और जब आपने देखा कि कोई दूसरा तरीका नहीं है उससे निपटने का, तो आप आक्रमण की जो तैयारी करते हैं उसको यान कहा गया, अभियान, अभियान या यान। और फिर ये अब यान आक्रमण करने से पहले बहुत सारे पक्षों पर विचार किया जाता है, तो उन सब का उल्लेख भी कौटिल्य ने भी और कामंदक ने भी किया है कि यान से पहले अपनी शक्ति का और दूसरे की शक्ति का ठीक प्रकार से आंकलन करना चाहिए, उसके लिए क्या क्या करना उचित होगा, ये पक्ष भी आता है। यान के बाद है आसन। आसन का मतलब होता है निष्क्रिय होके बैठ जाना। कभी अगर आपका पड़ोसी देशों के साथ स्थिति यह है कि आप पर्याप्त रूप से शक्तिशाली नहीं हैं और जो पर राज्य हैं उनके द्वारा उत्पन्न की जाने वाली समस्याओं का आप युद्ध के द्वारा या संघर्ष के द्वारा समाधान नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में चुपचाप बैठ जाना, कुछ भी ना करना, इसको भी एक नीति कहा गया है। ये है आसन की नीति। शत्रु अगर शक्तिशाली है, आप अगर दुर्बल हैं, तो ऐसी स्थिति में चुपचाप बैठे रहिए, निष्क्रिय होकर बैठे रहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में शत्रु को छेड़ना आत्मघाती हो सकता है। तो इसलिए उस समय का इंतज़ार करिए कि जब शत्रु के ऊपर आक्रमण करने का उचित अवसर आए या उससे लड़ने का उचित अवसर आए, तब तक आप निष्क्रिय होकर बैठे रहिए। तो ये इस नीति को आसन कहा गया है। फिर है संशय। संशय का मतलब जिसको कहते हैं रिफ्यूज़, यानी कभी आपको लगे कि आपका कोई पड़ोसी देश बहुत शक्तिशाली हो गया है और वो आपके ऊपर आक्रमण करना चाहता है या आपके यहाँ कोई समस्याएं उत्पन्न करना चाहता है, आपकी कोई हानि करना चाहता है, और आपके पास अकेले उससे लड़ने की सामर्थ्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप किसी दूसरे शक्तिशाली राज्य की शरण में चले जाइए, उसका आश्रय ले लीजिए।
और उसका आश्रय लेने से जो शत्रु है फिर उसकी शायद हिम्मत न पड़े आपके ऊपर आक्रमण करने की या आपका नुकसान करने की। तो इसको संशय कहते हैं, रिफ्यूज़। यानी किसी अन्य शक्ति परिस्थिति ऐसी कभी उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी स्थिति कि जब आपके लिए आपका पड़ोसी राज्य समस्याएं उत्पन्न कर रहा है, लेकिन आपके पास उसका प्रतिकार करने की पर्याप्त शक्ति नहीं है, तो आत्मरक्षा के लिए किसी की शरण में चले जाना, किसी शक्तिशाली राज्य या राजा की, इसको संशय कहा जाता है। तो ये भी एक नीति है जिसका परिस्थिति के अनुसार उपयोग करना चाहिए। और अंत में है द्वैधी भाव। अब इसके कई अर्थ दिए हैं राजशास्त्रकारों ने। द्वैधी भाव का एक अर्थ ये है कि एक राज्य से शत्रुता और दूसरे से मित्रता, या एक ही राज्य के प्रति दोहरी नीति अपनाना, कभी जिसको कहते हैं कि गरम और नरम नीति अपनाना, कभी उनके लिए आक्रामक हो जाना, कभी उनके साथ शांतिपूर्ण या मधुर संबंध की बात करना। तो ये जो दोहरापन जब नीति में आए कि वही एक तरीका लगे कि परिस्थिति से निपटने के लिए ये हमको दोहरापन अपनाना पड़ेगा, किसी एक कंसिस्टेंट पॉलिसी से काम चलने वाला नहीं है, बल्कि डुप्लिसिटी अपनानी पड़ेगी, तो उसको द्वैधी भाव कहा जाता है। यानी अपने अरी के प्रति, अपने शत्रु के प्रति नरम और गरम दोनों प्रकार की नीतियों का प्रयोग करना, जिससे कि अपनी रक्षा की जा सके, अपनी शक्ति का विस्तार किया जा सके। तो यानी उसको कन्फ्यूज़न में रखना, उसको भ्रम में रखना, कि जैसे हम देखते हैं कि पाकिस्तान कभी शांति की बात करता, कभी युद्ध की बात करता, कभी वो आतंकवाद को प्रश्रय देता है, कभी कहता है कि नहीं हमारा तो कोई मतलब नहीं। तो ये क्या है? ये द्वैधी भाव है, एक कन्फ्यूज़न निरंतर बनाए रखना और इस तरह से अपने शत्रु को भ्रमित रखना और उसका अपने लिए फ़ायदा उठाना, ये भी एक नीति राज्यों के संबंध में देखी जाती है। तो ये षाड्गुण्य का सिद्धांत विदेशी संबंधों का संचालन करने में प्रतिपादित किया गया कि ये 6 नीतियां हो सकती हैं। युद्ध तो हमारे यहाँ कहा गया धर्म युद्ध होना चाहिए। युद्ध हमेशा धर्म की रक्षा के लिए ही किया जाना चाहिए यदि आवश्यक हो तो। धर्म की रक्षा के लिए नीति का प्रयोग, धर्म की रक्षा बिना नीति के प्रयोग के नहीं हो सकती। और नीति के अंतर्गत ये 6 प्रकार की नीतियाँ प्रतिपादित की गई हैं। इसलिए जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा था कि भारतीय राजशास्त्र में धर्म और नीति इन दोनों के संयोग से राजनीति का संचालन होता है, ऐसा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। धर्म को चरितार्थ करने के लिए, धर्म के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नीति का आश्रय लिया जाता है। तो षाड्गुण्य जो है वो भी विदेशी संबंधों को किस प्रकार से परिस्थिति के अनुसार कैसे चलाया जाए, कैसे ढाला जाए, इसके लिए ये 6 नीतियों का प्रतिपादन किया गया। अब इसके अलावा फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आज भी हम लोग जानते हैं कि राजदूत यानी दूत का बहुत महत्व होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संचालन में आज भी जो राजदूत होते हैं, और राजदूत भी कई प्रकार के होते हैं, वे 2 देशों के संबंधों को संचालित करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी 2 राज्यों, 2 राज्य प्रमुखों, 2 सरकारों के बीच वे सेतु का कार्य करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ ऋग्वेद में भी और बाद में भी राजशास्त्र के ग्रंथों में दूत की महत्ता का प्रतिपादन किया गया।
कि दूत जो हैं वो एक प्रकार से राज्यों के संबंधों को संचालित करने का सेतु होते हैं। और क्योंकि उनकी इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है तो इसलिए दूत के लिए आवश्यक गुण भी निर्धारित किए गए कि वे मधुरभाषी हों, प्रत्युत्पन्नमति के हों, यानी तीव्र बुद्धि के हों, फौरन चीज़ों को परख लेते हों, समझ लेते हों, विश्वसनीय हों। इन सब गुणों का वर्णन भी आता है। और इसके अलावा फिर उनके क्या कर्तव्य हैं, क्या दायित्व हैं, इनका उल्लेख भी राजशास्त्र के ग्रंथों में आता है। ख़ासतौर से कौटिल्य ने दूतों की भूमिका पर और चरों यानी गुप्तचरों की भूमिका पर बहुत विस्तार से विचार किया। तो हमारे यहाँ जो प्राचीन भारत में जो दूत हैं वो मुख्य रूप से 3 श्रेणियाँ उनकी बताई गई हैं, 3 प्रकार के दूत माने गए। पहले प्रकार के दूत निसृष्टार्थ उनको कहा गया, निसृष्टार्थ। आजकल उनको एम्बेसडर कहा जाता है। सबसे उच्च कोटि के, सबसे श्रेष्ठ कोटि के जो दूत होते हैं वे निसृष्टार्थ होते हैं, जिनको एक अमात्य का दर्जा प्राप्त होता है, यानी वो मंत्री के बराबर होते हैं। मंत्रियों जैसी योग्यताएं उनमें होनी चाहिए और मंत्रियों जैसी शक्तियां भी उनके पास होती हैं। एक प्रकार से वे 2 राज्यों के बीच संबंधों में एक स्वतंत्र भूमिका भी निभाने की स्थिति में होते हैं। भगवान कृष्ण महाभारत में इसी भूमिका को निभाते हुए हमें नज़र आते हैं जब वो धृतराष्ट्र की सभा में शांति संदेश लेकर जाते, दूत के रूप में जाते हैं। तो यही भूमिका है कि कैसे युद्ध से बचा जाए। तो एक बड़ी पांडवों की ओर से वो कौरवों की राजसभा में जाते हैं और पक्ष रखते हैं। दूसरा प्रसिद्ध दृष्टांत अंगद का है कि जो रावण की राजसभा में जाता है भगवान राम की ओर से और रावण के सामने भगवान राम का जो पक्ष है उसको रखता है और उससे अनुरोध करता है कि युद्ध से बचा जाना चाहिए। तो ये जो दूतों की सबसे उच्च और श्रेष्ठ श्रेणी होती है। इसके बाद जो दूसरे प्रकार के दूत जिनका उल्लेख है वो है परिमितार्थ। आजकल उनको एनवॉय कहते हैं, परिमितार्थ। जैसा कि शब्द से स्पष्ट है कि उनको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे के भेजा जाता है कि आपको बस इतनी बात करनी है और वापस आगे बताना है कि दूसरे पक्ष की क्या प्रतिक्रिया है। जितनी स्वतंत्रता दूत को प्राप्त होती है उतनी स्वतंत्रता परिमितार्थ को यानी एनवॉय को प्राप्त नहीं होती। उसका एक स्पेसिफिक मिशन होता है, एक स्पेसिफिक उसका असाइनमेंट होता है और उसको पूरा करने के बाद उसको अपने राज्य में आके रिपोर्ट देनी होती है। तो दूसरे प्रकार के दूत ये हैं परिमितार्थ। और तीसरे प्रकार के हैं शासनहर, जिनको हम मैसेंजर कह सकते हैं, संदेश वाहक, जो कि केवल मैसेज को, संदेश का आदान प्रदान करते हैं, जिसमें वो कहीं उनकी अपनी स्वतंत्र भूमिका नहीं है। केवल वे राजा के मैसेंजर होते हैं, संदेशवाहक होते हैं। उनको शासनहर कहा गया। तो मनु ने भी इन दूतों की महत्ता को रेखांकित किया है कि दूत बड़े महत्वपूर्ण हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन में। मनु ने तो यहाँ तक कहा है कि दूत जो हैं वो संधि और विग्रह का कारण होते हैं। 2 देशों के बीच संबंध शांतिपूर्ण होंगे या तनावपूर्ण होंगे, इसमें दूत की बहुत बड़ी भूमिका होती है, ऐसा मनु मानते हैं। अब जहाँ तक उनके दायित्वों का प्रश्न है तो उसका उल्लेख भी कौटिल्य ने किया है, कामंदक ने भी किया है। शत्रु देश में उनको क्या देखना है, वहाँ की परिस्थिति का कैसे अध्ययन करना है, राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक परिस्थितियाँ क्या हैं, इसको भली प्रकार से समझना होता है। वहाँ पर दूत का व्यवहार कैसा होना चाहिए,
उस देश के राज्याधिकारियों के साथ, उस देश के राजा के साथ। फिर जो गुप्तचर रिपोर्ट्स इकट्ठी करते हैं दूसरे देशों में, वो रिपोर्ट सब दूत के पास जाती हैं, तो उनको देखना परखना ये भी उसका एक दायित्व होता है। शत्रु का सैन्य बल कैसा है, उसके सैन्य बल की स्थिति क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, इसको परखना, समझना और उसकी रिपोर्टिंग देना, ये भी दूत का कार्य माना गया। शत्रु देश में वहाँ की प्रजा का अपने राजा और अपने राज्याधिकारियों के प्रति कैसा भाव है, इसको भी परखना दूत का कार्य माना गया कि जो प्रजा है वो राजा से और राज्याधिकारियों से संतुष्ट है या असंतुष्ट है। तो कौन लोग ऐसे हैं कि जो राजा के विरोधी हैं, उनके बारे में भी जानकारी उसको रखना है। तो इस प्रकार से और भी कुछ एक भूमिकाएं दूत की बताई गई हैं। ये सब भूमिका शत्रु को दूत को निभानी पड़ती है और इनका वर्णन भी विस्तार पूर्वक हमें प्राप्त होता है, ख़ास तौर से कौटिल्य और कामंदक में। इसके अलावा जो अंतिम पक्ष है विदेशी संबंधों के संचालन में, वो है गुप्तचर की भूमिका। और जब हम गुप्तचर की भूमिका की चर्चा करते हैं तो गुप्तचर आंतरिक और बाह्य दोनों क्षेत्रों में कार्य करते हैं। देश के अंदर भी उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और देश के बाहर भी, खासतौर से शत्रु देश में भी उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और दोनों के संबंध को स्पष्ट करते हुए कामंदक ने एक बहुत बड़ी बात कही। कामंदक ने कहा कि जो दूत है वो तो प्रकाश में कार्य करता है, यानी पब्लिकली काम करता है। जो कुछ भी उसने प्रयास किए हैं उनको वो सार्वजनिक भी कर देता है, अपने देश में भी और दूसरे देश में भी। तो उसके जो दूत के कार्य होते हैं उनमें आमतौर से कोई बहुत गोपनीयता नहीं होती। इसलिए कामंदक कहता है कि दूत जो है वो प्रकाश में कार्य करता है, उसके सभी क्रियाकलाप सार्वजनिक होते हैं। लेकिन जो चर होता है, यानी जो गुप्तचर होता है, वो छिप के काम करता है, गुप्त रूप से कार्य करता है, वो प्रकाश में कार्य नहीं करता। ये कामंदक ने दूत और चर के बीच ये भेद बताया है। शुक्र ने कहा कि हर राजा को रात्रि काल में, राजा की दिनचर्या निर्धारित की गई है, तो उस दिनचर्या के अंतर्गत रात्रि काल में उसको अपने राज्य, अपने जितने भी गुप्तचर हैं उन सब को बुलाकर उनसे रिपोर्ट्स लेनी चाहिए, देश के अंदर की परिस्थितियों की भी और अपने आसपास के देशों, चाहे वो मित्र राज्य हों या शत्रु राज्य हों, उनके बारे में भी सारी रिपोर्ट उसको रात्रि में अपने गुप्तचरों से लेनी चाहिए। प्रजा का क्या भाव है राजा के प्रति, कर्मचारियों के प्रति प्रजा का क्या भाव है, शत्रुओं की स्थिति क्या है, सगे संबंधी क्या कर रहे हैं, कहीं वो तो कोई षड्यंत्र नहीं कर रहे हैं, अंतापुर में क्या घटित हो रहा है, क्योंकि अंतापुर में भी बड़े षड्यंत्र और समस्याएं होती रहती थी। इन सब की जानकारी राजा को लेना चाहिए गुप्तचरों से रात्रि काल में, ऐसा शुक्र का मानना है। साथ ही जैसे कि दूत के लिए अपेक्षित गुण या योग्यताएं मानी गई, वैसे गुप्तचर के लिए भी जो अपेक्षित गुण हैं, योग्यताएं हैं, उनका उल्लेख किया गया है। तो उसके लिए भी ये कहा गया है कि एक तो वो शीघ्रगामी हो, शीघ्रगामी मानी तुरंत निर्णय और कार्य करने वाला हो, क्योंकि राज्य की सुरक्षा में कभी कभी बहुत तेज़ी से सोचना भी होता है और काम भी करना होता है। तो एक तो उसमें शीघ्रगामिता होनी चाहिए, स्मृतिवान होना चाहिए, सारी
फैक्ट्स को, सारी फिगर्स को ठीक ठीक से उसको मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए, तो स्मृतिवान होना चाहिए। विपत्तियों में भी काम करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। इतनी फोरबेरेंस, इतनी सहनशीलता उसमें होना चाहिए कि बहुत कठिन परिस्थितियां हैं, क्योंकि गुप्तचरों को तो छिप के काम करना होता है, तो कभी कभी बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में भी, भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों में काम करना होता है, तो उसके अंदर इतनी सामर्थ्य भी होनी चाहिए। बहुत परिश्रमी होना चाहिए। सारी जो जानकारी है उसको इकट्ठा करने में उसको जाहिर है बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, तो उसको बहुत परिश्रमी होना चाहिए। मधुर भाषी होना चाहिए। बातचीत से ऐसा न लगे कि वो कोई आपके साथ छल कपट कर रहा है, बल्कि इस सहज रूप से आपसे दूसरा आदमी खुल के सब बात बता सके, ये गुप्तचर की चतुरता है, ये उसकी विशिष्टता है। प्रत्युत्पन्न मति उसे भी होना चाहिए, तुरंत निर्णय लेने की सामर्थ्य उसमें होनी चाहिए। तो इन सब गुणों का वर्णन किया गया है कि जो कि गुप्तचर में अपेक्षित है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें गुप्तचरों के प्रकारों का विस्तृत वर्णन मिलता है, और जब उन्होंने गुप्तचरों के प्रकारों का वर्णन किया है तो उन्होंने मोटे तौर से 2 प्रकार के गुप्तचर बताए हैं। एक वो जो कि स्थिर, एक जगह पर स्थिर होकर गुप्तचरी का कार्य करते हैं, और एक वे जो कि भ्रमणशील होकर गुप्तचरी का कार्य, स्पाइनेज का काम करते हैं। पहले प्रकार के गुप्तचरों को उसने पंच संस्था कहा है, यानी जो कि एक स्थान पर स्थिर होकर अपना कार्य करें, और दूसरे प्रकार के गुप्तचरों को उसने संचर कहा है, जो कि निरंतर भ्रमणशील रहें और इस तरह से सारी जानकारियां इकट्ठी करें। पंच संस्था में 5 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हुआ है। वो 5 प्रकार हैं: कापटिक, उदस्थित, गृहपतिक, वैदेहक और तापस। ये 5 प्रकार के जो गुप्तचर हैं, इनको पंच संस्था कहा गया। कापटिक से मतलब ये है कि जो विद्यार्थी का वेश धारण करके रहते हों। यहाँ पर ये भी ध्यान देने की बात है कि इन गुप्तचरों को सबको अलग अलग तरह का रूप धारण करके, कपट वेश धारण करके रहना होता था, और फिर उनकी अपने सबके क्या दायित्व होते थे अलग अलग। तो अर्थशास्त्र में दोनों का उल्लेख है। तो कापटिक का वेश कैसा होना चाहिए? वो विद्यार्थी की तरह रहे, विद्यार्थियों की तरह जिज्ञासु हो, दूसरे से सारे कई तरह के सवाल पूछ ले और इस तरह से रहस्य जानने की, भेद जानने की चेष्टा करे। तो एक तो कापटिक हुए। दूसरे उदस्थित, यानी जो ढोंगी साधु बनकर जासूसी करते हो, जो कि साधु का ढोंग करें, पीले कपड़े पहन लें, बड़े बड़े बाल रखें, और इस तरह से वे हैं, वह वस्तुतः वे गुप्तचर, लेकिन वे साधु के वेश में काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को उदास्थित कहा गया। गृहपतिक, किसान बन के, कृषक रूप में, गृहस्थ रूप में वे बने रहें, यानी जो उनका कपट वेश हो वो एक गृहस्थ का हो और कृषक का हो, लेकिन असल में वे गुप्तचर हों, और इस तरह से वे राज्य में सभी प्रकार की सूचनाएं, अपने राज्य में और विदेशी राज्य में इस प्रकार से सूचनाएं इकट्ठी करें, गुप्तचरी का कार्य करें। उनको गृहपतिक कहा गया। वैदेहक यानी व्यापारी बन के, व्यापारी का वेश धारण करके, कहने को व्यापारी हैं, कुछ सामान लेकर आई जाएं, व्यापार का क्रय विक्रय करें, लेकिन वस्तुतः वे गुप्तचर हों, तो उसको वैदेहक कहा गया, जो कि व्यापारी का वेश, कपट वेश धारण करके गुप्तचरी करते हैं। और तापस कहते हैं कि सिर मुड़ा के, जो सन्यासी बन के राज्य में रहें और
कभी कहें कि हमको हस्तरेखा का बहुत अच्छा ज्ञान है या भविष्य का बहुत अच्छा ज्ञान है, और इस तरह से लोगों से अनेक प्रकार की सूचनाएं, गुप्त सूचनाएं भी एकत्रित करें, तो ऐसे लोगों को तापस कहा गया है। तो ये 5 प्रकार के ऐसे गुप्तचर कौटिल्य ने बताए जो कि स्थिर होकर एक स्थान पर नियुक्त होकर गुप्तचरी करते हैं। और फिर उसने संचर गुप्तचरों का भी उल्लेख किया है, और वो जो संचर गुप्तचर हैं उसमें सत्री, तीक्ष्ण, रसद और भिक्षुणी, ये 4 प्रकार के गुप्तचर बताए गए। सत्री मतलब कि जो अनाथ बच्चे जो हो गए हैं, राज्य उनका भरण पोषण करे लेकिन उनसे गुप्तचरी का कार्य कराए, उनको सत्री कहा गया। तीक्ष्ण मतलब ऐसे लोग जो कि बहुत ही क्रूर स्वभाव के हैं और वे गुप्तचरी के दौरान किसी की हत्या करने की ज़रूरत है तो वो भी कर सकते हैं। तो दूसरे प्रकार के ऐसे तीक्ष्ण गुप्तचरों का उल्लेख है जो कि निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। रसद जो कि विष दे सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर, विष कन्याओं का उल्लेख भी अर्थशास्त्र में। तो स्त्री या पुरुष जो कि इस प्रकार के उपायों के द्वारा भी जिनको लगा कि कोई हमारे देश का शत्रु है या कोई नुकसान करना चाहता है और इसलिए इसका तुरंत अंत करना आवश्यक है, तो उसको विष देकर तुरंत मार सकते हैं। आजकल भी इस तरह की गतिविधियां करते हैं। हम सभी देश अपने शत्रु देशों में ख़ास तौर से ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि उनके देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, और उनको जब लगता है कि इनको मारना ज़रूरी है तो उनको मार भी देते हैं। तो रसद इस प्रकार के गुप्तचर थे। और भिक्षुणी जो कि परिव्राजिका का वेश धारण करके महिलाएं विशेष रूप से अंतःपुर में क्या हो रहा है, अच्छा बुरा, वहाँ क्या षड्यंत्र हो रहे हैं, वहाँ क्या चल रहा है, तो इस सब की जानकारी रखने के लिए भिक्षुकी या परिव्राजिकाएँ होती थीं और ये अपना सब कार्य करती थीं। तो इस प्रकार से कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों का उल्लेख है। उनका वेश कैसा हो और उनकी भूमिका क्या है, किस गुप्तचर को किस प्रकार से कार्य करना है, कौन से प्रकार की भूमिका निभानी है, इसका उल्लेख अर्थशास्त्र में किया गया। साथ साथ ये भी कहा गया है कि राजा या राज्याधिकारी कभी एक गुप्तचर की सूचना को सत्य या प्रामाणिक न माने। कोई भी सूचना है वो कम से कम 3 स्रोतों से प्रमाणित होनी चाहिए, तब यानी 3 प्रकार के गुप्तचरों से उसी प्रकार की सूचना जब मिले तब उसको प्रामाणिक और सत्य मानना चाहिए। क्योंकि एक आध गुप्तचर तो गलती भी कर सकते हैं सूचनाओं को समझने में या उनके महत्व को समझने में, तो इसलिए 3 स्रोतों से उसका पुष्टिकरण, उसका वेरिफिकेशन राजा को करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इन गुप्तचरों का भरण पोषण राज्य का दायित्व था। कभी कभी इनको भूमि दे दी जाती थी उनकी आजीविका को चलाने के लिए, कभी कभी उनको कुछ वेतन भत्ते दिए जाते थे, तो इसलिए इनका भरण पोषण का भी ध्यान रखा जाता था। और अगर वे अपनी भूमिका को ठीक से ना निभा रहे हों बल्कि राज्य और राजा के साथ छल कर रहे हों तो उनको दंड देने का भी विधान है, इसका भी उल्लेख किया गया है। कहने का अर्थ ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन में और साथ साथ देश के अंतर्गत प्रजा की क्या प्रतिक्रिया है शासन के प्रति, या देश के अंतर्गत दूसरे देशों, शत्रु देशों के लोग कैसे सक्रिय हैं, कहाँ तक सक्रिय हैं, इन सब पक्षों पर ध्यान रखने के लिए गुप्तचरों की व्यवस्था सभी राज्यों में की जाती रही है। और इसलिए प्राचीन काल के जो
भारतीय विचारक हैं वे भी इसको बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। और इसलिए कामंदक ने गुप्तचरों को राजा का नेत्र कहा है, चक्षु कहा है। चार चक्षु महीपति की जो चार होते हैं, यानी जो चर होते हैं, जो गुप्तचर होते हैं, वो महीपति के चक्षु हैं, राजा के नेत्र हैं। चार चक्षु महीपति, ऐसा कामंदक के अर्थ, कामंदक के नीतिसार में आता है। और महाभारत में उद्योग पर्व में भी यही बात कही गई गुप्तचरों की महत्ता के लिए। चारय पश्यन्ति राजान, कि राजा जो है वो चरों यानी गुप्तचरों के माध्यम से देखता है। चारय पश्यन्ति राजान, कि जो राजा लोग हैं वो जो देखते हैं अपने नेत्रों के अलावा, वो गुप्तचरों के नेत्रों से भी राज्य को और राज्य के पड़ोसियों को देखते हैं। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संचालन में दूत और चर या गुप्तचर दोनों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए भारत में राजशास्त्रकारों ने इस विषय पर विस्तारपूर्वक विचार किया है। तो ये सप्तांग राज्य का वर्णन है। 7 अंग जो उसके हैं, उसके विभिन्न पक्षों पर हम लोगों ने विचार किया। अब भारत में, जैसा कि मैंने बताया प्रारंभ में, कि भारत में मूलतः और मुख्यतः तो राजतंत्र की शासन प्रणाली ही अपनाई गई। उसको ही सहज, स्वाभाविक और श्रेष्ठ शासन प्रणाली माना गया। और राजतंत्र भी अधिकांशतः हमारे यहाँ वंशानुगत राजतंत्र था, हेरिटेरी मोनार्की थी। लेकिन भारत में गणतंत्र की भी परंपराएं और व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। रिपब्लिकन सिस्टम भी हमें भारत में देखने को मिलता रहा है। तो ये गणराज्य या गणतंत्र क्या है, किस प्रकार से काम करता था, उसकी क्या महत्ता और विशिष्टता है, इन सब पक्षों पर हम लोग अगली बार विचार करेंगे।